molecule where the carbon is sp3 hybridized and all the bonds around central carbon are sigma bonds. If all the 4 atom or groups attached to that carbon they are different, that carbon is called chiral carbon or asymmetric carbon. If a molecule having one chiral carbon so that is always optically active. So if a molecule is chiral means that is optically active. का मतलब हुआ अगर एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में चारों ग्रुप्स डिफरेंट हों तो मॉलिक्यूल बिल्कुल हमारे हाथ की तरह होता है. अगर हम अपने हाथ को देखें तो उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी. अगर हमारे पास कोई भी ऐसा, let us take the alphabets, be having this is alphabet H, this is alphabet M, this is alphabet W, this is alphabet E. This is alphabet T. मैंने सिर्फ वो अल्फाबेट्स लिए हैं जिनकी मिरर इमेज हमेशा उन जैसी ही होगी. Am I right? का मतलब हुआ ये सारे वो अल्फाबेट्स हैं जिसके 2 बराबर भाग हो सकते हैं. इट मीन्स अगर मैं इन किसी भी अल्फाबेट की मिरर इमेज लेता हूं तो मिरर इमेज बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसा वो खुद है. यस या नो? का मतलब हो गया कि अगर ये हमारे पास अल्फाबेट H है, अगर हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं, that mirror image of this alpha will be, this H will be same as is it original. It means when we take it from here, जब हम इसको यहां से उसके ऊपर छोड़ दिया तो दोनों में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा उसकी. इसका मतलब ये 2 नहीं एक ही है. ऐसे किसी भी अल्फाबेट को हम कहेंगे कि इसके अंदर सिमेट्री है, इसलिए इसकी 2 फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म है. सेम चीज आगे एप्लीकेबल होगी कि अगर कोई मॉलिक्यूल ओरिजिनल भी वही है और उसकी मिरर इमेज भी वही है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है. Am I right? तो इसमें से किसी भी अल्फाबेट को अगर मैं लूं
सो उस अल्फाबेट एज अ होल इज, उसकी जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज वही होगी जो वो अल्फाबेट खुद भी है. इट मीन्स आई शुड से कि अगर कोई अल्फाबेट पूरा उसके आधे की मिरर इमेज है तो उसके अंदर सिमेट्री है. पूरा उसके आधे की मिरर इमेज. हमने अल्फाबेट ओ लिया, यस और नो? दैट अल्फाबेट ओ की मिरर इमेज उस पहले वाले ओ जैसी ही है. का मतलब साफ हो गया कि अगर हम इस ओ को देखें या उस ओ को देखें, दोनों ही सेम है. इसका मतलब दिस ओ पोजेस सिमेट्री. होता यूं है, क्यों हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं. इसका मतलब हुआ कि अगर इस ओ को इसके ऊपर रख दिया जाए तो वो दो नहीं एक ही है. ऐसी मिरर इमेज को हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो दो नहीं एक है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. अब बात आई कि हम मिरर इमेज की बात क्यों बार बार कह रहे हैं. होता क्या है ऑप्टिकल आइसोमर का, अगर आप बेसिस देखें कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलैरिमीटर. सुन लिया? उस पोलैरिमीटर के अंदर जिसकी भी ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल रोटेशन निकालनी है, उसके सॉल्यूशन को डाला जाता है. एंड उस पोलैरिमीटर के अंदर एक बल्ब है which provide the scattered light as is being provided in this room also. याद करो बचपन के दिन पर, नहीं आपने नहीं देखे, हमने देखे. जब ओपन में क्लास होती थी बाहर गर्मियों में, तो देखा कि पिछले वाले दोस्त ने गर्दन जला दी क्योंकि उसके हाथ में एक लेंस था. अब सभी धूप में बैठे हैं, पर वो जो लेंस है that convert that scattered light into one direction. इसलिए वही लाइट जब उस अपर्चर पर पड़ती थी तो सारी एनर्जी क्यूमुलेट हो जाती थी. इसलिए जहां वो टच किया, इवन पेपर में आग लग जाती थी. पर धूप में तो कोई पेपर जल नहीं रहा है. तो वो दैट सनलाइट इज स्कैटर्ड लाइट. दैट जो बल्ब से लाइट आ रही है, दैट इज scattered light in all direction. But when that scattered light is allowed to pass through Nicol prism, Nicol prism is formed of calcite. Calcite is calcium carbonate. That cuts the light in all direction except one. मतलब वो सारी scattered light को सिर्फ एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता था, जिससे कि किसी की स्किन जल गई, किसी का हाथ जल गया, पेपर जल गया. इट मीन्स व्हेन दिस स्कैटर्ड लाइट विल पास थ्रू नाइकोल प्रिज्म, दिस स्कैटर्ड लाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू PPL लिखा होगा कहीं. दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल. उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में जो भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल आएगा, रोटेटिंग मॉलिक्यूल, रोटेशन की बात हमने की थी. रोटामर, रोटामर मींस कन्फर्मर. हमने बात की थी कि जहां भी सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज फ्री रोटेशन. फ्री रोटेशन है तो वो फ्री रोटेशन उस मॉलिक्यूल की कार्बन के सराउंडिंग में अगर चारों ग्रुप से डिफरेंट होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट मास के ग्रुप उस मॉलिक्यूल को कभी स्टेशनरी नहीं रहने देते. और उस रोटेशन को किस डायरेक्शन में वो जा रही है, क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट पोलैरिमीटर गिव द साइन. प्लस मीन्स क्लॉकवाइज, माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर वो रोटेटिंग मॉलिक्यूल उस प्लेन पोलराइज लाइट के रास्ते में आता है
तो उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बन जाती है, इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं मिरर इमेज की। पर अगर वो मिरर इमेज पहले जैसी ही है, इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पहले एक था अब भी एक ही है, मींस उसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देंगे वो पोलैरिमीटर के अंदर 0 रीडिंग शो करेंगे, क्योंकि उनका कोई दूसरा आइसोमर है ही नहीं। वो कह रहे हैं जैसा तुमने डाला था ये वैसा ही है। हमने डाला था कि क्या इसकी 2 फॉर्म्स हैं, उसने कहा आपने ओ लेटर जैसा कुछ डाला जिसके 2 बराबर भाग हो सकते थे, और किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल जो पूरा उसके आधे की मिरर इमेज है इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि आप उसको 2 बराबर भागों में बांट रहे हो। एंड व्हेन दैट इज सिमेट्रिक दैट विल ऑलवेज गिव सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, हैंस विल बी ऑप्टिकली। तो इस पोलैरिमीटर के लिए हम वो मिरर इमेज पढ़ते हैं, क्योंकि पोलैरिमीटर में वो प्लेन पोलराइज लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी उसकी एक फोटो बन गई, उसकी एक मिरर इमेज बन गई। आप सुबह सुबह पोछा मारने के बाद शीशे के आगे खड़े हो गए, आप एक नहीं 2 हैं, एक सामने और एक आप खुद। अगर आप अपनी मिरर इमेज देख रहे हो, हमने एक आदमी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, काट दिया उसको बिल्कुल बराबर भागों में, वो आदमी तो बराबर भागों में बंट गया, काट दिया, पर आपने बायो पढ़ी है, हमारे बॉडी के ऑर्गन सिमेट्रिक नहीं होते। अब हमने कहा कि पहले हम तेरे हाथ को 2 बराबर भागों में काटेंगे, बोलो काट सकते हो? It means the biggest example of chirality is asymmetry is our hand, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में नहीं कट सकता। इसलिए अगर इसकी हम मिरर इमेज लेंगे तो ये हाथ, इसकी मिरर इमेज अलग होगी और ये ओरिजिनल अलग होगा। इसका मतलब हुआ अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे किसी मॉलिक्यूल को वहां डालेंगे जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है, तो आप बोलोगे कि उसकी 2 फॉर्म है, एक उसकी ओरिजिनल और एक उसकी। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ? मैं आपको एक फिगर मिली मेरे को और मैंने उसके कुछ ऐसे ऐसे हिस्से बना दिए, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं कुछ? क्या देख पा रहे हैं यहां ध्यान दीजिए। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को देखो तो हमारा लेफ्ट साइड इज मिरर इमेज ऑफ राइट साइड। नाक के बीचों बीच आप शीशा रखें तो जो ये थोबड़ा है ये उस शीशे में उस थोबड़े को कंपैरिजन देगा और बिना सेकंड साइड देखे आपको पूरी अपनी शक्ल दिखेगी। मतलब मीन्स योर फेस इज, your full face is mirror image of half. Am I right? It means अंदर खोपड़ी में क्या क्या भरा है तो पता नहीं, पर अगर इसको यहां से काट दिया जाए तो इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है? सिमेट्रिक है, इसलिए ये ऑप्टिकली। अब मुझे वहां एक इमेज मिली, मैंने उसको बीचों बीच काट दिया, am I right? और उसका ये पार्ट ही ये पार्ट है। इट मीन्स आवर फेस इज सिमेट्रिक, इज ऑप्टिकली। सोचो कि मेरा एक कान काट दिया गया, क्या मेरा फेस सिमेट्रिक रहा? द सेम आई डिड। व्हाट आई डिड इज मैंने उसके माथे पे एक साइड एन लिख दिया,
सुन लिया? जब लिख दिया तो अब उसके चेहरे की दोनों साइड्स आपको अलग अलग दिखेंगी, क्योंकि अब राइट साइड इज नॉट मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट साइड. इट मींस दिस पर्सन, इसका ये थोबड़ा इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल इनटू द टू डिफरेंट, टू इक्वल हाफ्स में डिविजिबल नहीं है. या सोचो कि इस आदमी के चेहरे पर या माथे पर कहीं भी मम्मा ने काला टीका लगा दिया, बेटा तेरे को किसी की नजर ना लगे, लगा दिया टीका. अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं यहां नहीं लगता हो, यहां जैसे लगता है कहीं. ऐसा करने से क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? अब हो गया एक्टिव. अगर ये ना हो तो इनएक्टिव. समझ रहे हो आप? व्हाट वी मीन बाय सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड व्हाट वी मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. इसका मतलब हुआ इसके दो पार्ट बराबर हैं दोनों. सो अब यहां पे एक टर्म यूज होती है, टर्म का नाम है एनेंशियोमर. एनेंशियोमर का मतलब होता है कि चीज वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ रोटेशन अलग है. अगर मैं अपने फेस को इस टाइम देखूं, आपके सबके फेस सिमेट्रिक है, मेरा नहीं है. सुन लिया? इट मीन्स माई फेस इज ऑप्टिकली एक्टिव राइट नाउ. इट मीन्स ये अलग है और ये सब कुछ सेम है. इसका मतलब यहां ग्रुप्स हैवी हैं तो यहां रोटेशन अलग होगी, यहां ग्रुप्स अलग हैं, यहां रोटेशन अलग होगी. सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दे स्लाइटली डिफर. Biological properties, why they differ, I'll be telling you. But mainly they differ in the rotation of the plane polarized light. वो जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, वो एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज. आप खुद देखिए, अपने हाथ में घड़ी लीजिए और उस घड़ी को शीशे के अंदर देखिए तो वो उल्टी नजर चलती हुई आएगी. सुइयां वही है, सब कुछ वही लिखा है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है. एंड दैट डायरेक्शन इफ वन इज क्लॉकवाइज द अनदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल जिसमें, अभी तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई नहीं की, अभी तो हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, अभी तो हम फेस की बात कर रहे हैं. अगर हम ये सब कुछ जो हमने पढ़ा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे तो आप सामने देख रहे हैं कि ए ये दो नहीं है, एक ही है. इसका मतलब हुआ द ए एज अ होल इज मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ, जो पूरा उसके आधे की मिरर इमेज हो. अगर ये साइड क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल घूम रहे होंगे तो इस बार क्लॉक मिरर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे. इसका मतलब हुआ, मिरर इमेज का मतलब हुआ कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा, और जब सब ग्रुप सेम है तो वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. आधा वो क्लॉकवाइज जाना चाहता है, आधा वो एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता है. बोलो कहां को जाए? जैसे ही मैंने इसको बियर किया, ये पार्ट डोमिनेट कर गया. अब वो दोनों पार्ट की रोटेशन अलग अलग है क्योंकि ये पार्ट इसकी मिरर इमेज. समझ में आ गया? सो पोलैरिमीटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऐसे मॉलिक्यूल को सेंस करता है जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल हो,
और रोटेटिंग मॉलिक्यूल कौन होता है? जिस कार्बन की सराउंडिंग में चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। Am I right? इसलिए मैंने कहा वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए हम ऐसी कार्बन जिसकी सराउंडिंग में वो चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। और अगर वो एक है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर पक्का कायरलिटी है। पक्का कायरलिटी होने का मतलब हुआ कि वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे हम अप्लाई करने आ रहे हैं, हमने बेसिक कंडीशन कर दी कि बेसिक कंडीशंस क्या है। अब लिखिए व्हाट वी मीन बाय अ कायरल कार्बन। हमने क्या किया, एक मीथेन मॉलिक्यूल लिया और उस मीथेन के अंदर हमने देखा कि यहां H है, यहां भी H है, यहां भी H है और यहां भी H है। जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो उसकी जो मिरर इमेज है, जैसा वो मॉलिक्यूल खुद है उसकी मिरर इमेज भी वैसी ही आएगी। समझ में आ गई बात? मतलब कि आपने क्या करना है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 1 2 3 4 लिखा है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 1 2 3 4 लिखा है। When the images can be superimposed, the compound is achiral. All right. Achiral means optically inactive. जिसकी मिरर इमेज सेम है। अब देखो क्या करना है आपने, आपके पास ये मॉलिक्यूल था ये वाला, ठीक है, आपने उसको 180 की रोटेशन देनी है। अगर 180 की रोटेशन देने के बाद वो वही बन जाता है, इसका मतलब वो अकायरल है। आपने उसको 180 की रोटेशन दी, 180 की रोटेशन के बाद वो ये बन गया। समझ में आ रही बात? अब आप इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, फर्क है। जहां पर आपके पास जो ग्रुप थे वो ग्रुप वहीं के वहीं होंगे। का मतलब हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल 180 रोटेशन के बाद सेम उसी फॉर्म में आ जाए तो समझो कि उसके अंदर, अभी मैं सामने जितनी भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं सब 2D कर रहा हूं। 2D का मतलब हुआ जिसमें हमें चारों बॉन्ड विजिबल होते हैं, पर एक्चुअली में वैसे नहीं होते हैं। मैं आ रहा हूं अभी उसकी तरफ भी। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को देखें तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो आप चारों के चारों बॉन्ड नहीं देख सकते। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक 3D ज्योमेट्री होती है और 3D में बजरंगबली ही देख सकते हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी आंखें खुली हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो देख सकता है, मैं नहीं देख सकता। इसलिए अब आप सामने देखें, हमने उस एक H को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उस एक H की जगह हमने वहां Cl कर दिया। जब उस एक H की जगह वहां Cl किया तो 3 का हाइड्रोजन अभी भी सेम थे, 3 हाइड्रोजन अभी भी सेम थे। अब हमने उसके एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हमने उसके एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहां हमारे पास आ गया Br, और अभी भी 2 हाइड्रोजन सेम थे, यस और नो। अब हमने एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा कि उस हाइड्रोजन की जगह अगर हम आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास एक कार्बन जिसकी सराउंडिंग में सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं। Am I right? This is कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन की 180 पे सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आएंगे क्योंकि चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। Am I right? इसमें ऐसा हो सकता है। इसका मतलब साफ हो गया। क्या साफ हो गया? कि ये कायरल, दिस कार्बन इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन, is called a chiral carbon. This carbon here is called a chiral carbon.
क्योंकि इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी 3 हाइड्रोजन सेम है। अगर हम ध्यान से देखें, दिस कार्बन इज अगेन अ कायरल कार्बन, am I right? But this carbon is कायरल कार्बन। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर ये हमारे पास अकायरल है, ये भी अकायरल है। अकायरल मीन्स जो नहीं है कायरल, तो ये भी कौन है? पर इस अकायरल में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके ये क्या बन गया? कायरल। मीन्स अगर उस पोलैरिमीटर के अंदर देखा जाए तो वो सिर्फ इस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने वाला है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। इट मीन्स वी शुड से दिस इज जस्ट बिफोर chiral, so I am calling this is prochiral. This is prochiral. क्या ये prochiral है? क्या ये prochiral है? Should I say all prochiral are achiral, but all achiral are not prochiral. All prochiral are achiral, but all achiral are not prochiral. Are you getting or not? It means we should say कि हमारे पास लास्ट जो मॉलिक्यूल है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर, और वो मॉलिक्यूल क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है। am I right? अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब जब उसको पोलैरिमीटर के अंदर डालेंगे तो उसकी क्या बन जाएगी? उसकी क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। और मिरर इमेज बनने का मतलब हुआ कि अगर वो ऐसा था, ठीक है, तो उस पोलैरिमीटर में जाने के बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा? इज ऐसा। वो मॉलिक्यूल, इस टाइम आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम उस मॉलिक्यूल को देखेंगे, वो मॉलिक्यूल उसके अंदर जाने के बाद ऐसा हो जाता है। am I right? जब वो मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है तो यहां कौन आ गया? Br। उसकी क्या बन गई? मिरर इमेज। यहां कौन आ गया? Cl। Cl के उस साइड कौन आ गया? I। इस साइड कौन आ गया? H। am I right? It means these two are the mirror images of each other. Mirror images। अब देखते हैं कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। हमने इसको यहां उठाया तो हमने देखा कि भाई ये तो अलग अलग है, नीचे अलग है और ऊपर अलग है। इसका मतलब हुआ ये और ये दोनों अलग अलग हैं, का मतलब हुआ इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, 1 and 2. So these 1 and 2, they having same molecular formula, they having same molar mass, they having almost similar physical and chemical properties, but they slightly differ in biological properties, but mainly differ in the rotation of the plane polarized light, and hence is called enantiomers. But mainly differ in the rotation of plane polarized light, and hence they are called enantiomers. इसका मतलब हुआ इस कंपाउंड के कितने एनेंशियोमर्स हो गए भाई? इस कंपाउंड के 2 एनेंशियोमर हो गए। सो एनेंशियोमर्स, अब ध्यान दें, आप शीशे के आगे खड़े थे, किसी ने बाहर में से शीशे के अंदर आपको देख लिया, बोला यही तो है वो। जब शीशे के पास गया तो आप तो इधर खड़े थे। का मतलब हुआ
दोनों, ये इसकी मिरर इमेज है तो ये इसकी मिरर इमेज है। इसका मतलब इस एक कंपाउंड की दो फॉर्म हुई जिसमें सब कुछ सेम है, जस्ट दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये पता कैसे करें कि उसकी रोटेशन कौन सी है? उसके लिए हमारे पास है रूल, एंड दैट इज कॉल्ड RS कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज कॉल्ड RS कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके अंदर रूल क्या है? वही रूल जो CIP आपने EZ फॉर्म में लगाए, सेम रूल्स आर हियर। सो राइट डाउन हियर how to calculate, how to find out RS configuration. RS configuration कैसे निकालें? रूल नंबर 1, first of all count the all 4 groups around the chiral carbon. Count the 4 groups on the basis of around the chiral carbon on the basis of Kahan-Ingold pre-log rule. Kahan-Ingold pre-log rule. अब वो कहां को घूम रहा है उसको मैंने क्या कहा? उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्फ़िगरेशन। am I right? और कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, वन इज रिलेटिव एंड वन इज एब्सोल्यूट। अभी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एब्सोल्यूट, वन इज रिलेटिव। हम रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हम अभी CIP रूल लगा रहे हैं, और CIP रूल किसके लिए लगते हैं? इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से निकाल सकते हो कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इज क्या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या वो लेवो रोटेटरी है? एब्सोल्यूट इज क्या वो RS इज नॉट रमेश शर्मा, RS इज क्या वो रेक्टस है? रेक्टस मींस क्लॉकवाइज। क्या वो सिनिस्ट्रस है? सिनिस्ट्रस मींस एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे पता लगाएं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? आपको बताया जा रहा है। आप सामने ध्यान रखें, सारी चीजें आपके सामने होंगी और आज आप इसको करके जाओगे ही जाओगे। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब जरा, जो रेक्टस है उसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हो क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जो सिनिस्ट्रस है उसको आप नेगेटिव कह सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेक्स्ट्रो को आप प्लस लिख सकते हो और लेवो को आप माइनस लिख सकते हो, नेगेटिव लिख सकते हो। यस और नो? अब आप जरा सामने ध्यान दें। जब आपके पास काहन-इनगोल्ड प्रीलॉग CIP रूल ने क्या कहा? EZ में क्या कहा था इन्होंने कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसको नंबर 1 दो, यही कहा था। तो यहां भी वही रूल है जो, और चलिए जी, पहली बात, नंबर द ग्रुप्स इन द decreasing order of their atomic number around the chiral carbon. अब आपने क्या किया? एटॉमिक नंबर किसका सबसे बड़ा है बेटा? आयोडीन, इसको दे दिया नंबर 1, सुन लिया। दूसरा नंबर ब्रोमीन को दे दिया नंबर 2, तीसरा नंबर Cl को दे दिया नंबर 3। आप नंबर 4 नहीं लिखोगे, आप नंबर 4 नहीं लिखोगे। पूछोगे नहीं क्यों? आप किसी की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा।
एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल क्या होता है, आप उसको बनाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम किसी की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखें तो हम किसी की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कुछ ऐसा लिखते थे, अगर आपको याद हो। ठीक हो गया जी? नहीं आया याद? का मतलब हुआ, अभी मैंने कहा कि एक्चुअली में वो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है और हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हैं, पर एक्चुअली में वो ऐसा नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता है। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यह है आपकी आंख, जहां से आप इसको देख रहे हो। ये आप कौन है? आप हैं व्यूअर, आप इसको यहां से देख रहे हो। ठीक है? आप जब इसको यहां से देख रहे हो तो ये बॉन्ड आपको अपनी तरफ पॉइंट आउट करता हुआ नजर आता है। मतलब अगर आप एक पेपर को देखें और पेपर के ऊपर टेट्राहेड्रल बनाएं, वो टेट्राहेड्रल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा। आप किसी भी साइड से देखो, आपको एक ग्रुप दिखने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। समझ में आ गई बात? अगर मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं तो मुझे अगर ये 3 नजर आ रहे हैं तो चौथा ये नहीं नजर आ रहा है। आप देख रहे हो तो आपको नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे देखता हूं तो मुझे ये ग्रुप अपनी आंखों के बहुत नजदीक दिखता है। इसलिए सामने ध्यान दें, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपकी बुक्स में मोटा बॉन्ड बनाया हुआ होगा, जहां से आप देख रहे हैं, ऐसा बनाया हुआ होगा। और 2 बॉन्ड जो आपको कैसे दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं, बराबर। और चौथा आपको दिख ही नहीं रहा है। सुन लिया? अब आप क्या करोगे? मैंने कहा कि चौथे ग्रुप को नंबर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए आप 3 उन ग्रुप्स को देखोगे जो 1, 2, 3 नंबर पर है। इसका मतलब जो चौथा ग्रुप है वो कौन सा होगा? जो सबसे छोटा ग्रुप है। सबसे छोटा मतलब जहां 3 जाने को बोलेंगे वो भी उनके साथ ही जाएगा। इसलिए पहला रूल क्या है कि आप नंबर दें 1, 2, 3, 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगी। और वो नंबरिंग देने के बाद आप जो चौथे नंबर का ग्रुप है उसको नंबर ना ही लिखें, ये समझें कि वो कुछ डिसाइड करने वाला नहीं है। और जब आप उसको नंबर करें तो चौथा ग्रुप हमेशा आपसे दूर रहना चाहिए। दूर मतलब डॉटेड लाइन। क्यों? वो तो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए जो 3 आपको दिखने वाले हैं आपने वो नंबर करने हैं, बस। सुन लिया? तो ये तो हो गया कि चौथा ग्रुप क्यों नंबर नहीं करना है, क्योंकि वो आपको दिखने वाला नहीं है। ये हो गया कि आपकी बुक में जहां आंख बनाई है वो बॉन्ड मोटा क्यों बनाया हुआ है। 2 बॉन्ड ये और ये बराबर बनाए, ये बॉन्ड डॉटेड बनाया क्योंकि चौथा बॉन्ड है तो है, पर मुझे नहीं दिख रहा। भाई समझ में आई बात? इसी चीज को अगर हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये 2D में। 2D में मतलब चारों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, पर आप चौथे को नंबर नहीं करोगे क्योंकि वो कुछ भी डिसाइड करने वाला नहीं है। अब आपने क्या करना है? वो तो आपको दिख नहीं रहा भाई, सुन लिया? दिख रहा था कि नहीं? वो आपको नहीं दिख रहा है, उसको आप रहने दें। सुन लिया? अब आप ये सोचें कि आप किताब को कैसे पकड़ते हो। इस ऐसे आप या तो ऐसे पढ़ सकते हो या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो।
अगर सुनो, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे है तो वो ऐसा दिखने वाला है आपको, एक बॉन्ड आपकी तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, दो पेपर के प्लेन पे और चौथा दिख ही नहीं रहा है, और इसलिए उसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सोचना है। पर इतना पक्का कि जो तीन ऊपर वाले हैं उनके नंबरिंग उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हो, जिससे वो अटैच्ड है, ग्रुप के हिसाब से नहीं। सुन लिया? इसका मतलब हुआ अगर आप 2D में देख रहे हो तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है आपका वो नीचे को होना चाहिए। सुना? रूल नंबर 2। पहला तो रूल क्या है, नंबरिंग दे दी। उसके बाद क्या बोला कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है भाई वो नीचे को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं दिखना चाहिए आपको, वो डिसाइड नहीं करेगा। और अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर को है, सुना, तो भी तो व्यूवर उसी साइड है। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे है या ऊपर है तो आपने उस मॉलिक्यूल का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और जैसे आपने उसकी नंबरिंग दी है वैसे वैसे अपनी मुंडी को घुमाना है। 1 2 3, 1 2 3 मीन्स, it means this is rectus, it means this is clockwise rotation. am I right? इसका मतलब पोलैरिमीटर के अंदर इसकी रीडिंग प्लस समथिंग कुछ आएगी। समझ में आ गई बात? अब आप ध्यान दें और सोचें कि अगर ये क्लॉक है, उसको आप मिरर में देख रहे हो तो वो कैसी चलती हुई नजर आएगी? लेट अस सी, लेट अस सी। अब आपने क्या किया, इधर फिर नंबरिंग करो, करो नंबरिंग। 1 2 किसको दोगे? आई को 2 किसको दोगे? बी आर को 3 किसको दोगे? सी एल को, ये तो आपको दिखा ही नहीं। घुमाओ अपनी मुंडी, 1 2 3, 1 2 3 बोलो जी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ दिस इज एस फॉर्म। इट मींस दिस इज, इट मींस दिस टू आर द सेम मॉलिक्यूल्स, same molecular formula, almost same physical and chemical properties, but differ in the rotation of plane polarized light. One is rectus, another is sinistrus, are called enantiomers. Enantiomers are always in pairs. आप किसी को शादी करने की जरूरत नहीं है पेयरिंग के लिए, शीशे के आगे जाइए, हो गए पेयर। Am I right? Means enantiomer can never be odd in number. Enantiomer are always even in number. Even in number का मतलब हुआ 2 3 4 5 6 इस तरह से नहीं, 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ enantiomers are given by the formula 2 raised to the power n, where n stands for the number of chiral carbon, but this formula is applicable only when the molecule possesses dissymmetry, and right now chiral carbon is 1. So how many enantiomers you are having here is 2. Am I right? कर लोगे? अब देखो इसके अंदर मैंने जानबूझकर कैसा एग्जाम्पल लिया जिसमें H नीचे था। सुना? जिसमें H ऊपर होगा आपने कुछ नहीं करना उसमें। सुन लिया? आपको प्रॉब्लम कहां आने वाली है, जहां H लेफ्ट या राइट साइड में होगा उसमें आप कैसे चलोगे। लिखिए, when H is or the lowest priority is either on the left side or on the right side, then how you will be proceeding and what is the rule, what is the CIP rule for that. लो जी, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, दिख रहा है सभी को। सबसे पहला काम सभी क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। कर दी नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नंबरिंग में क्या बोलोगे बेटा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मैं बोला ना 4 नहीं बोलना है। अब मुझे प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि ऐसे पड़ा हो वो ऐसे, क्योंकि आपको लोएस्ट प्रायोरिटी कहां रखना है, अपने से दूर, अपने से दूर।
पर आप तो सिर्फ ऐसे पढ़ सकते हो या ऐसे पढ़ सकते हो। इसका मतलब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट या राइट में है, आपको वो दिख रहा है पक्का, और आपको कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको दिखना चाहिए। इसलिए रूल बोलता है कि आप उस लोएस्ट प्रायोरिटी को या तो नीचे ले जाओ, क्योंकि तभी वो आपसे दूर जाएगा, या उसको ऊपर ले जाओ। पर अमूमन हमने देखा है कि लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ते हैं। इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि इस लोएस्ट प्रायोरिटी को नीचे ले जाया जाए। अब नीचे ले जाने के लिए कुछ रूल है। रूल क्या है? रूल यह है कि आप इसको यहां से पकड़ कर रखो। पकड़ दिया आपने, इसको यहां से पकड़ दिया, जो इसकी अबब साइड थी। किसको पकड़ा है आपने? BR को पकड़ा है। इस BR को पकड़े रखिए आप। इस BR को आपने पकड़ के रखा है। जब आपने इस BR को पकड़ के रखा है तो भैया इसको ले जाओ नीचे, इसको नीचे ले जाओ। सुना? ये इधर चला गया, यहां कौन आ गया? H। यहां कौन आ गया? फ्लोरीन। ऊपर से आपने पकड़ा हुआ है, पर उसकी फ्लिपिंग होगी क्योंकि फ्री रोटेशन है ना। इसका मतलब क्लोरीन को ऊपर तो आप जाने नहीं दे रहे हो, वो इधर को आ गया, तो क्लोरीन कहां पहुंच गया? यहां। आर यू गेटिंग और नॉट? फिर से बताऊं, आपने उसको पकड़ना है जो ऊपर वाला ग्रुप होगा, जहां से आप देखना चाह रहे हो, उसको पकड़ के रखो। उसको पकड़ के रखोगे, H नीचे गया, F इधर गया, Cl इधर आ जाएगा। अब जब आ गया, अब आप नंबरिंग पर डटे रहिए। ये कौन था? 1। ये कौन था? 2। ये कौन था? 3। ये तो आपको दिख ही नहीं रहा है। Am I right? तो आपने कहा 1 2, आपने कहा 1 2 3. It means this is S form, so this is, am I right? अब अगर आपको इसका एनेंशियोमर बनाना है, अब जरा सुन लें आप, आज के बाद आप ये टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कब प्रॉब्लम आ रही है हमें? जब वो लोएस्ट प्रायोरिटी या तो लेफ्ट में है या तभी आ रही है ना। जब नीचे या ऊपर आपने कुछ नहीं किया, आप उसको बिना फ्लिप किए, बिना नीचे लाए सोचो। पहले उसको छोड़ दो, सिर्फ इसके बारे में सोचो। आप सोचो कि इसको तो देखा नहीं आपने, बिना इसको फ्लिप किए आपकी मुंडी कैसे हिल रही थी? क्लॉकवाइज हिल रही थी। और आंसर क्या था? बस का मतलब हुआ कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट या राइट में हुआ तो जो आपको लग रहा होगा आंसर, उसका उल्टा बोल देना है। आपको लग रहा है आर है, आप आंसर एस बोल दो। आपको लग रहा है कि एस है, आप आंसर आर बोल दो। या फिर ये, मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूं, मैंने प्रूव किया सामने कि मुझे वो लग रहा था आर, आंसर आया एस। इसलिए मैंने आज के बाद एक चीज कंफर्म बना दी कि भाई अगर लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट या राइट में होगा, जो मुझे लगेगा आंसर उसका हमारा राइट। पर आप ध्यान से सुनो, आप इस मॉलिक्यूल की सिर्फ 2 फॉर्म बना सकते हो, एक ये और एक ये। आप उस H को उधर लिखो, Br को नीचे लिखो, ऊपर लिखो, रोटेशन तो सिर्फ 2 ही होंगी, या तो R होगा या। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब हुआ जो अभी आपने पीछे लिखा मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के बारे में बोला गया, हाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस मॉलिक्यूल। चलिए जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, how these two are related to each other. जो सामने दिए गए हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप बताएं।
ये तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी, रिलेशनशिप पूछी गई कि ये Br है, ये Cl है, ये F है। पूछा गया अगर ये मॉलिक्यूल 1 है, ठीक हो गया, और ये मॉलिक्यूल 2 है और ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है, तो उसने पूछा बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, बताओ 2 और 3 में क्या रिलेशनशिप है, बताओ 1 और 3 में क्या रिलेशनशिप है। हम उसको देखने मात्र से नहीं बोलने वाले, ये उसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। डिफरेंट तरीके मतलब हम यहां 100 लोग बैठे हैं, तो आप उन 2 मॉलिक्यूल को 100 तरीके से लिख सकते हो, पर होंगे वो 2 ही। आप देख लो सामने, आपने इसको क्या कहा 1, इसको क्या कहा 2, इसको क्या कहा 3, 1 2 3। क्या लग रहा था आपको, क्या लग रहा था आपको कि ये S है, तो आंसर क्या आया R है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स, एक R है तो दूसरा S है। एम आई राइट? मुझे पूछा गया सेकंड और थर्ड कौन है, ये कौन है बेटा 1, ये कौन है 2, ये कौन है 3, बाकी तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ। आपको तो नहीं दिख रहा कुछ। इस बार आप कहां से देख रहे हो, आप फ्लोरीन की तरफ से देख रहे हो, क्योंकि H को कहां रखना है, अपने से दूर। इसका मतलब आपने देखा क्या 1 2 3, 1 2 3 मीन्स दिस इज रेक्टस। इट मीन्स मुझे कहना चाहिए 1 and 3 are enantiomers. Am I right? What about 2 and 3? 2 and 3 तो एक ही है। ओ भाई 2 कौन है R, 3 कौन है R। इसका मतलब 2 और 3 हम बोलेंगे भाई बेवकूफ मत बनाओ, ये तो कौन है एक ही हैं, मतलब ये तो आइडेंटिकल है। आर यू एबल टू डू नाउ? इसका मतलब आपको उनमें रिलेशनशिप निकालना आना चाहिए, उनको हम किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये पता लगना चाहिए, और वो कर किया जा सकता है सिर्फ रोटेशन देख के। आज हमने सिर्फ एक कायरल कार्बन की बात की है, एक कार्बन की सराउंडिंग में रोटेशन की बात की है, सुन लिया। इसलिए इसमें क्वेश्चन ही इस तरह के आते हैं कि आप बताएं कि सामने दिए गए मॉलिक्यूल में किस तरह की रोटेशन है और वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। यस, स्टार्ट डूइंग नाउ। दिस इज OH, दिस इज Cl, this is SH, this is CH3। पूछा गया how they are related, Cl, SH, OH and CH3, how these are related to each other। पूछा गया OH, CH3, Cl, SH, these can be written in so many different manners, but actually this all is same. Yes or no? How these are related? If this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, how these are related to each other, we are supposed to say about that. So, we are having S, atomic number of sulfur is 16. What about atomic number of Cl? 17. So, should I say this 1? This is 2. Yes. This is 3. This is 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I should say this is R. Am I right? Having this, 1 is here, 2 is here, 3 is here, and 4 is here. 1, 2, 3, I should say this is R. It means 1 and 2 are same. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4.
1 2 3 1 2 3, इट मीन्स दिस इज आर। आप देख पा रहे हैं कि देखने में वो अलग अलग हैं पर वो एक ही है। हमारा राइट। अब मैं पहुंचा यहां, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. So I should say 1 2 3, and you are being fooled that these all they were एक ही है वो सब। पता लगा बेटा या नहीं? सो यहां से हमें ये पता लगा कि ये सब दिखने में अलग अलग लग रहे हैं पर हैं सब सेम ही है। इसका मतलब दे आर ऑल आइडेंटिकल्स, दे आर ऑल आइडेंटिकल्स। देख लो कहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ नहीं आया वो बोले। हाँ जी बोले। ये कायरल कार्बन है भाई, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। ये 1, ये 2, ये 3, but lowest priority is on the right side, say opposite of that, जो आ रहा है उसका उल्टा। यहां पर आपने देखा ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। 1 2 3 4 तो आपको दिखा नहीं। This is R, so these all they were identical. They are identical. Getting or not? This is glyceraldehyde. Yes, what you will say about its configuration? How this 1 and 2 is related to each other? आपको बता दिया था उधर कि इस CH डबल बॉन्ड O C के साथ है, उसका क्या मीनिंग है कि O के साथ C है और C के साथ O है, ये मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ दिस शुड बी 1, नो 1 इज दिस, जिसका औरों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। And this is what? This is 2, this is 3, and this is 4. So 1 2 3 4, it means this is S. Yes or no? और अगर आपने ये 1 2 3 4, आ जाओ इधर, ये कौन है? 1, sorry 1, this is 2, this is 3, and this is 4. 1 2 3 4. It means this 1 and 2 they are same. Both are S. Yes or no? So this is how we find out. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर नहीं है। यहां आ गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, लग ऐसा रहा है बट आंसर उल्टा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।